वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी विद पांडव। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड आज नाइन्थ क्लास का सेकेंड चैप्टर जो यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति है, उसका सेकेंड पार्ट जो रूसी क्रांति है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने देखा सामाजिक परिवर्तन का युग। इससे पहले हमने इस चैप्टर का यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में एक वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें देखे हैं सामाजिक परिवर्तन का युग। एंड आज सेकेंड है रूसी क्रांति का। ये फर्स्ट वीडियो है, एक वीडियो और आएगा रूसी क्रांति का। ठीक है, तो ये वीडियो फर्स्ट है रूसी क्रांति का एक वीडियो और आएंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता दें कि रूसी क्रांति जो हुआ था वो 1917 में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 लाइन पढ़ लें, उसके बाद रूस के बारे में डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और ये डिटेल के कारण ही जो आपके बुक में नहीं है इसीलिए बता रहा हूं। इसी के कारण 2 एपिसोड बनेंगे इस वीडियो के, नहीं तो आपके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाता तो एक ही वीडियो बनते। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा नॉलेज देने के कारण से 2 वीडियो बन जाएंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। 1917 के अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। ठीक है, जो समाजवादी क्रांतिकारी थे। ठीक है, अक्टूबर में जो क्रांति होता है रूस में, रूसी क्रांति 1917 में हुआ था। उसके बाद समाजवादी जो है अपना कब्जा कर लेते हैं उस सत्ता पे। ठीक है, यानी राजतंत्र को उखाड़ फेंकते हैं और समाजवादी अपना सत्ता हासिल कर लेता है। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहते हैं। ठीक, जो अक्टूबर में क्रांति हुआ था 1917 में रूसी क्रांति, उसे ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अक्टूबर की क्रांति। ये हुआ था 25 अक्टूबर के आसपास हुआ था। 23 या 25 अक्टूबर 1917 में हुआ था, आप कंफर्म हो जाना। ठीक है, तो चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं। रूसी साम्राज्य 1914 के 14 में कैसा था उस समय का साम्राज्य, क्या रीजन था क्रांति होने का, बहुत सारे रीजन थे, वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, 1914 में जार निकोलस द्वितीय का यहाँ पे शासन था। आई थिंक ये रोमनो राजवंश था, जिसको रोमोनाव वंश भी कभी कभी बोलते हैं, आप चेक कर लेना। आई थिंक ये रोमनो वंश से ये था। और इनकी पत्नी का नाम था जरीना। ठीक है, और इनका पूरा नाम था अलेक्जेंडा फेड्रोवेना जरीना। ओके, और इनका, और ये थी कहां से, जर्मन से थी, जर्मन की थी ये, जर्मन की। और ये जर्मन से जब शादी हुआ था जार निकोलस द्वितीय से, तब साथ में एक मंत्री को लाई थी, जो जार निकोलस द्वितीय का मंत्री बन जाता है। धर्माधिकारी था, और वो मंत्री का नाम था रासपुतीन। और इसको जार निकोलस द्वितीय मैन ऑफ गॉड कहता था। मैन ऑफ गॉड क्यों कहता था, क्योंकि इनमें ऐसा कहा जाता था कि देवीय शक्ति थी, कोई भी लोग मरे हुए हैं तो उनको भी जीवित करने की इनमें क्षमता होती थी। तो इन्हें क्या लगता था जार निकोलस द्वितीय को कि अगर ये हमारे सत्ता, ये हमारे शासन में रहे, हमारे अंदर रहे, तो हमारी कभी भी सत्ता नहीं छीनी जाएगी, इनके पास इतनी शक्ति है, ये कुछ कर सकते हैं। तो आपको ऐसा कहा जाता है कि जरीना और मंत्री के बीच में कुछ अफेयर चलता था। ऐसा कहा नहीं जाता था, ऐसा था ही। ठीक है, इन दोनों के बीच में अफेयर चलता था, यानी कि जरीना जो है पूरी तरीके से रासपुतीन के इफेक्ट में थी, प्रभाव में थी, और जार निकोलस द्वितीय जरीना के पूरी तरह से प्रभाव में था। यानी जो जरीना थी, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी, वो मंत्री रासपुतीन के प्रभाव में पूरी तरीके से थी, और इन दोनों के बीच कुछ कनेक्शन भी था, चाहे आप जिस तरह की सोच सके हो। ठीक है, और जब ऐसी बात पता चलती है तो निश्चित रूप से जब किसी राजा की पत्नी किसी और मंत्री के साथ किसी तरह के रिलेशन में हो या किसी तरह के संबंध में हो, तो वहां की जो भी जनता होगी वो नाखुश होगी वहां के राजाओं से।
तो ये जार निकोलस जो था ये इन्हें मंत्री को मैन ऑफ गॉड कहता था। और आपको बता दे कि ये जो जार निकोलस द्वितीय था इन्हें अपने जनता से कोई मतलब नहीं था और ये सिर्फ अपने शौन और शौकत ऐश और ऐश्वर्या की जिंदगी जीने में मजे में लगे हुए थे और अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लगे हुए थे। इनको जनता के प्रति कोई तरह की जवाबदेही नहीं थी। ठीक है। और इन्हें आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक निरंकुश शासक थे, अकुशल शासक थे, अयोग्य शासक थे या जवाबदेह नहीं था इनको जनता के प्रति। ठीक है। घोर विनाशक भी आप बोल सकते हो। ठीक है। अब देखो ऐसे राजा से क्यों नाराजगी होता है। जब जार निकोलस द्वितीय ऐसे राजा ऐसे होते हैं जो अपने मर्जी से कभी कर लगा देते हैं, किसी को भी जेल भेज देते हैं यानी। और आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था रूस, और रूस 2 कॉन्टिनेंट में आता है महादेश में, एक एशिया और एक यूरोप, जिसको यूरेशिया दोनों को मिलाकर एशिया जो यूरोप को यूरेशिया बोला जाता है। रूस दोनों ही कॉन्टिनेंट में, कुछ भाग एशिया में है कुछ भाग यूरोप में, ज्यादातर भाग आपको एशिया में है रूस की। और आपको बताएं फर्स्ट तो ये नाराजगी थी, कारण तो एक ये बनता है जब पता चलता है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी उनके मंत्री के साथ कुछ अफेयर है। फर्स्ट कारण ये था। सेकेंड कारण क्या था कि वहां का जो रूस का पिछड़ापन अर्थव्यवस्था था वह एक क्रांति का एक कारण बनता है। और बता दें रूस में सबसे बाद में उद्योगीकरण होता है, लेकिन आप सीधा डायरेक्ट हो सकते हो कि उद्योग और कारखानों की अनुपस्थिति थी, ये भी एक कारण बनता है। और जार जो था निरंकुश शासक था, कारण में आप ये ले सकते हो जार जो निरंकुश शासक था और ये अपने स्वेच्छा पूर्वक कार्य करता था, नहीं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और ये जो मंत्री और पत्नी इसको बोल देती, इसकी पत्नी और मंत्री जो बोल देता था वही ये करता था। ठीक है। और सबसे बड़ा रीजन क्या था वो आपके बुक में नहीं है, ये सब मैं सब बता रहा हूं। सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूं। चीन में एक जगह है, ठीक है, जिसको मंचूरिया एक जगह है। कहाँ है? चीन में। आप सही से ध्यान से देखना इसे, मंचूरिया। ठीक है। तो यहाँ पे रूस का चीन जो है रूस के नीचे ही है। यहाँ पे मान लो ये रूस है और ये चीन है। चीन में मंचूरिया एक जगह है और जस्ट प्रशांत महासागर के एशिया के साइड में आप देखोगे तो जापान है। जापान जो है ना अपना यहाँ पे मंचूरिया पे सोवियत संघ का जो है आधिपत्य होता है, लेकिन जापान इतना छोटा कंट्री होते हुए भी यहाँ पे अधिकार करके जो है रूस को चैलेंज दे देता है। तो उसी के कारण 1904 और 1905 में रूस वर्सेस जापान में युद्ध हो जाती है। ठीक है। इस युद्ध में एक इतना छोटा सा देश इतने बड़े देश के साथ जब युद्ध होती है तो जापान इसमें जीत जाता है और रूस हार जाती है। तब वहां की जनता को समझ आता है कि इतने छोटे देश से अगर हमारा रूस और यहाँ की सरकार नहीं, यहाँ की राजा अगर नहीं जीत सकते तो आगे क्या हो सकता है, जिसके कारण और भी नाराजगी राजा के प्रति जनता को होने लगती है। तो ये सब बहुत सारे कारण बनते हैं रूस के राजाओं के प्रति जनता जो नाराज होती है। ये सब बहुत सारे कारण हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उस समय रूस के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे। तो मॉस्को के आसपास पड़ने वाले जो भी क्षेत्र थे, जैसे कि जो आज है फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस और कुछ हिस्सा ऐसा है, ये सब हिस्सा जो है रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और इन सभी रूस और रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले जितने भी क्षेत्र थे यहाँ पे जार निकोलस द्वितीय की शासन थी। अब देखो यहाँ की जो अधिकतर कह सकते हो मोर देन 85%, यहाँ पे 85% मेंशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा लोग यहाँ की खेती बाड़ी पे ही निर्भर थे। यानी जैसे कि लिखा हुआ है 85% जो भी यहाँ की जनता थी वो अपने आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थे। यानी कि यहाँ अगर खेती करते हैं तो अपने बेटे के इनका फीस दे सकेंगे, जो भी खाने का सामान है वो ला सकेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जो खेती करते हैं वही चीज़ तो नहीं खाते होंगे, सब्जी फल फूल
अदर चीज़ भी कुछ होती है जो मार्केट से इनको लाना पड़ता, सारा कुछ ये किस्सा कृषि पे निर्भर थे, खेती पे निर्भर थे। अगर उनकी खेती की जो उपज हुई वो बेचने के बाद जो पूंजी होती थी तब जाके ये सब कुछ पूर्ति करते थे, या वो डॉक्टर के पास जाना हो, बच्चों की फीस भरनी हो। ये 85% जनता जो थी वो कृषि पे डिपेंडेंट थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा परसेंट जनता की है। फ्रांस और जर्मनी की अगर बात करें तो वहाँ पे 40 से 45% या 50% को इतने ही परसेंट जनता जो थी वो खेती पे निर्भर थी। लेकिन रूस में आप देख सकते हो 85% जनता किस पे निर्भर है? खेती पे। ये क्यों खेती पे निर्भर है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि वहाँ पे जो उद्योग है, जो कारखाने हैं वो नहीं है। जहाँ पे उद्योग कारखाने होते हैं वहाँ पे लोग खेती पे कम डिपेंडेंट होते हैं, वो उद्योग कारखाने में लगे होते हैं, उन्हें खेती करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अगर खेती अगर करते भी हैं, अगर मानसून असफल हुआ, धूप ज़्यादा पड़ गया, बारिश ज़्यादा हो गई, बाढ़ आ गई, तो ये भी एक समस्या पड़ जाती है और आजीविका में एक ऑब्स्टेकल का काम करता है। तो चलते हैं आगे। रूसी साम्राज्य के किसान जो थे अपनी जरूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। ऐसा नहीं है कि जो अपने खाने के लिए सिर्फ करता है, उतना ही उपज करते थे जितना कि वो खुद खा सकते थे। इसके अलावा वो भी उतना वो जो है अपने मार्केट के लिए भी पैदावार करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उनको मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था और बता दें कि अधिकतर कंटिनेंट के अधिकतर देशों में रूस का अनाज निर्यात किया जाता था। जिस समय रूसी क्रांति से पहले 1910 से 17 के बीच बात करें तो रूस में उद्योग की मात्रा नहीं थी, यानी नहीं के बराबर था। जो भी उद्योग थे वो भी गिने चुने उद्योग थे और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे, और जो भी कुछ गिने चुने कारखाने थे वो भी उद्योगपतियों के निजी संपत्ति थी। वो अपने अकॉर्डिंग किसानों को, मजदूरों को काम कराते थे, ज़्यादा घंटे लेते थे, कम मजदूरी देते थे। तो ये सब चीज़ों से नाराज जनता थी और इसके कारण जाके वहाँ पे रूसी क्रांति होना संभव हुआ, और रूसी क्रांति होने के बाद समाजवादियों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की घंटे निश्चित हो, इस पर सरकारी विभाग का नज़र था, लेकिन नज़र रहते हुए भी असफल रह पाए। जो भी करप्शन थी वो चलते रही और मजदूरों से बहुत देर काम कराया जाता था, जितने देर करना चाहिए उससे भी अधिक कराया जाता था, वो भी हम लोग देखेंगे। कारीगरों को कम से कम काम की पाली जो थी 15 घंटे थी, और कारखानों में मजदूर के आमतौर पे 10 से 12 घंटे इनसे काम कराया जाता था। ठीक है। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा इनको कम वेतन दिया जाता था, जो अनफेयर थी। अगर महिला पुरुष के समान ही काम करती है तो उन्हें ऐसा ही वेतन मिलना चाहिए, पुरुष के कंपेयर सेम मिलना चाहिए, ना कि उनका धर्म, लिंग, जाति, मजहब ये सब देखकर उन्हें वेतन मिलना चाहिए। ये सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितना मेहनत किया, या औरत हो या पुरुष हो, उनको उनके मेहनत, उनके कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग उनको पैसे देने चाहिए, ना कि वो औरत हैं इसीलिए कम दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही गलत स्टेप होता है किसी भी सरकार का या किसी भी राजा का। सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये थी कि मजदूरों में एकजुटता थी। जब किसी भी मजदूर को निकाल दिया जाता था, किसी भी फैक्ट्री या नौकरी से निकाल दिया जाता था, तो मालिकों से शिकायत भी होती थी। अगर नहीं मानते हैं तो मजदूर एकजुट हो जाते थे और वो आंदोलन भी करते थे, बहुत जगह हड़ताल भी करते थे। ये घटना 1896 से 1897 के बीच में कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसे हड़ताल काफ़ी देखने को मिली थी, और ये काफ़ी टाइम आयोजित किया जाता था। जब किसी भी मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया जाता था तो सारे मजदूर एकजुट होकर हड़ताल करते थे। देहात के ज़्यादातर जमीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन बहुत विशाल क्षेत्र जो भी होता था, सबसे बड़ा विशाल क्षेत्र, उस संपत्तियों पे जो है सामंत और राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च जो होते वो शासन करते थे। रूस के सामंतों और नवाब
इन दोनों का किसान कभी इज्जत नहीं किया करते थे, बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे, क्योंकि ये एक शोषण वर्ग थी और ये राजा के अकॉर्डिंग काम करता था। ये भी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं थी। अगर इसी तरह अगर आप बात करें फ्रांस की, तो वहां पे सामंत और नवाब की इज्जत की जाती थी, क्योंकि वह जनता के प्रति जवाबदेह थे। यहाँ तक कि वो इज्जत नहीं, फ्रांस के जो भी किसान थे उन्हें बचाने के लिए हड़ताल भी किया करते थे फ्रांस में। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिला था वह इसलिए नहीं मिला था कि वह जनता के प्रति जवाबदेही है, लोकप्रियता उनका ज्यादा है, इसलिए नहीं मिलता था, बल्कि इसलिए मिलता था कि वह जार वहां के जो शासक थे उनके प्रति निष्ठा और सेवा अच्छे से प्रदान करते थे। उसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, वहां की सत्ता और हैसियत मिलती थी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, एक वीडियो और आएगी। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपके लिए एक कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जिस तरह यहां रूस के राजा को जार बोला जाता था, उसी तरह फ्रांस के राजा को क्या बोला जाता था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है, ताकि हम वीडियो और भी अच्छा बना पाए। और गणेश चतुर्दशी की सभी स्टूडेंट को हार्दिक शुभकामनाएं। आप ऐसे ही पढ़ते रहे, बढ़ते रहे, और कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।